नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। हम पिछले 2 लेक्चर से नदियाँ देख रहे थे। हमने कल नर्मदा नदी तक देख लिया था और आज उसी के आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक चलिए, तो कल हमने नर्मदा नदी के बारे में लगभग सारी चीज़ें जो है वो देख ली थी, है ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे नर्मदा की कुछ सहायक नदी है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम देखें तो शक्कर नदी, ध्यान रखिएगा, है ना। शक्कर नदी निकलती कहाँ से है? तो भाई छिंदवाड़ा ज़िले से निकलती है। छिंदवाड़ा ज़िले में अगर हम बात करें तो अमरवाड़ा तहसील है या अमरवाड़ा का पठार है, वहाँ से कौन सी नदी निकलेगी अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा शक्कर नदी निकलेगी। इसके बाद समाप्ति कहाँ पर होगी? तो नरसिंहपुर ज़िले में नर्मदा नदी में जो है जाकर क्या है ये मिल जाएगी। और इन दोनों के संगम पर ध्यान रखिएगा संगनेश्वर मंदिर बना हुआ है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक सहायक नदी है तवा नदी, है ना। तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलता है भाई? आपका होशंगाबाद ज़िले की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, अगर हम देखें तो मेनली जो काली भीत पहाड़ी है ये 3 जिलों के बीच फैली हुई है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, है ना। तो हम देखेंगे कि लगभग ये बैतूल के पास से निकलती है, लेकिन स्रोतों में क्या दिया हुआ है हमको भाई? होशंगाबाद दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें कभी होशंगाबाद ऑप्शन ना हो तो बैतूल, और बैतूल ऑप्शन ना हो तो छिंदवाड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये आपका बहुत पहले से जो है वो निकलते हुए आती है। ठीक, चलिए लंबाई ध्यान रखिएगा 172 किलोमीटर है। और ये समाप्त कहाँ पर होती है? तो भाई अगर हम बात करें बांद्रा भान के पास जो है वो नर्मदा नदी में, होशंगाबाद के पास आपका बांद्रा भान है होशंगाबाद में, वहाँ पर नर्मदा नदी में जाकर जो है ये मिल जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अगला जो आपका ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा वो हो जाएगा ताप्ती नदी सिस्टम, है ना। या अगर हम बात करें तो आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी नर्मदा के पैरेलल बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। और ये भी जो है वो डेल्टा ना बनाकर क्या करती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वारनद मुख जो है वो बनाती है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये नदी निकलेगी कहाँ से? तो भाई ध्यान रखिएगा ये नदी निकलेगी आपकी बैतूल से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये नदी कहाँ से निकलेगी भाई? बैतूल। और बैतूल में कहाँ से भाई? आपका जो है वो मुल्ताई से निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा बैतूल में मुल्ताई से ये नदी निकलेगी और नर्मदा के लगभग समानांतर जो है वो आपका बहते हुए ये भी कहाँ समाप्त हो जाएगी? तो ये समाप्त हो जाएगी आपकी वही गल्फ ऑफ कैम्बे, या अगर हम बात करें कैम्बे की खाड़ी, या जिसको हम क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी में ये समाप्त हो जाएगी। और ये किसका पार्ट है? तो अरेबियन सी का पार्ट है, अरब सागर का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम समय में ध्यान रखिएगा ये क्या करेगी भाई? आपका एस्चुरी की निर्माण करेगी। कुल लंबाई ध्यान रखना 724 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? 279। तो टोटल लेंथ या लंबाई जो है वो ध्यान रखिएगा 724 किलोमीटर, जिसमें से 279 मध्य प्रदेश में है। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य के तप से जो है क्या है ये पैदा हुई है, या सूर्य के तप से इस नदी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका एक नाम क्या मिलेगा भाई? आपको सूर्यपुत्री जो है वो देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक पॉइंट और ध्यान रखना, सूर्यपुत्र किसको कहा जाता है? सूर्यपुत्र किसको कहते हैं? शनिदेव को, है ना। एक बार प्रश्न आया था कि शनि की बहन किसे कहा जाता है, या शनि की भागिनी किसको कहा जाता है ना। भागिनी मतलब पत्नी होती है, चलिए सॉरी, है ना। शनि की बहन किसको कहा जाता है? तो भाई ध्यान रखिएगा सिस्टर ऑफ शनि कहा जाता है ताप्ती को। उसमें क्या एक ऑप्शन था? यमुना भी। और कई लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि शनिदेव काले होते हैं, यमुना जी भी काली होती है, तो दोनों क्या हो सकते हैं? आपके भाई बहन हो सकते हैं ना। तो पर ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसीलिए भाई ध्यान रखिएगा इसका एक नाम और क्या हो जाएगा? आपका सिस्टर ऑफ शनि हो जाएगा, या अगर हम बात करें इसे शनि की बहन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा इसको
शनि की बहन भी कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें आपका सूर्य के तप से ये पैदा हुई है, इसलिए इसका मूल नाम क्या है, तापी है। और हम किस नाम से बुलाते हैं इसको, ताप्ती के नाम से बुलाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो सूर्यसुता है ना, अगर हम बात करें तो सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य का मतलब हो गया सूर्य है ना, और सुता का मतलब क्या हो गया, सुत का मतलब होता है पुत्र, और सुता का मतलब क्या हो गया, पुत्री। तो सूर्यसुता इसका नाम है। फिर पयोष्णी, पयोष्णी मतलब होता है गर्म जल की धारा, तो इसको क्या नाम बुलाया जाता है, पयोष्णी के नाम से जो है इसको बुलाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी जो है वो 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा के समानांतर जो है ये पैरेलल आपका भ्रंश घाटी में बहती है या रिफ्ट वैली में बहती है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक, तो आपका बैतूल से जब निकलेगी तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाते हुए जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। अब देखते हैं क्या इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो भाई ध्यान रखना, इसकी कुछ सहायक नदियों में अगर हम देखें तो इसकी एक सहायक नदी हो जाएगी गिरना नदी, ठीक, एक सहायक नदी ध्यान रखिएगा गिरना हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे तो गिरना किस ओर से मिल रही है, क्योंकि इसका फ्लो जो है वो पश्चिम की ओर है, इसलिए गिरना नदी जो मिलेगी वो आपके बाएं ओर से आने वाली जो है वो नदी हो जाएगी, ठीक। तो आपका गिरना के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नदी और देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें तो बोरी नदी ध्यान रखिएगा, है ना। एक नदी कौन सी हो जाएगी भाई, बोरी नदी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पंकारा नदी ध्यान रखना, है ना, पंकारा नदी। कई लोग इसको जो है वो आपका पंजारा नदी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंकारा या पंजारा नदी जो है इसमें आकर मिलेगी। फिर एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है अमरावती, है ना, तो ध्यान रखना एक नदी जो है वो अमरावती नदी आकर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर और जाएंगे तो इसमें एक नदी आकर मिलेगी आपका अनेर नदी, ठीक। तो ध्यान रखना एक नदी कौन सी आकर मिलेगी, इसमें अनेर नदी आकर मिलेगी। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये कहाँ से हो गई, वो नदियाँ हैं जो आपका बाएं हाथ से आकर जो है वो क्या है मिल रही है, क्योंकि ताप्ती का फ्लो किस ओर हो रहा है भाई, अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर है। अब ऊपर से भी कुछ नदियाँ आकर मिल रही होंगी, तो ध्यान रखिएगा एक जो है इसमें अरुणवती नदी इंपॉर्टेंट है, जो आपका कहाँ से आकर मिल रही है, सतपुड़ा से। तो ध्यान रखिएगा अरुणवती जो है वो एक नदी का नाम ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए आगे अगर हम बात करें तो और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इसकी सहायक नदियां देखना, गोपद हो गया, पूर्णा, अनेर, काली भीत, उतावली, ये भी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, बाकी मैंने मैप में आपको दिखाई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस नदी के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना, जैसे चंबल नदी क्या करती है, भिंड, मुरैना, श्योपुर के आसपास बीहड़ों का निर्माण करती है, वैसे ही ध्यान रखिएगा ये नदी भी क्या करेगी कि भाई महाराष्ट्र के आसपास अगर हम बात करें तो एक पठार है जिसको क्या कहा जाता है आपका भैंसा देही का पठार, ठीक। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के आसपास अगर हम बात करें तो एक पठार है और इस पठार को क्या कहा जाता है, भैंसा देही का पठार कहा जाता है, भैंसा देही प्लेटू कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी भी क्या करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, तो ये भी ध्यान रखना बीहड़ का निर्माण जो है वो भैंसा देही के पठार में करती है, ठीक। इसके बाद जैसे हमने देखा था कि भाई जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में बहती है, वैसे ही अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा और नीचे अगर हम बात करें जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं उसके बीच रिफ्ट वैली में बहती है। तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक दो पॉइंट और ध्यान रखना कि भाई आपका जो है महाभारत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण, इन 3 जगह पर जो है वो किसका उल्लेख है भाई, तापी का उल्लेख है। क्या क्या मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो महाभारत में ध्यान रखना, दूसरा अगर हम बात करें
तो कौन सा पुराण हो गया आपका, स्कंद पुराण हो गया। और तीसरा अगर हम बात करें तो भविष्य पुराण हो गया। इन तीन में ध्यान रखना, इन तीनों में जो है वो क्या है, तापी नदी का उल्लेख है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई इस नदी को आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बैतूल में एक डैम बना हुआ है जिसको क्या कहा जाता है आपका, पारसडोह डैम कहा जाता है। तो इसमें एक डैम भी ध्यान रखिएगा जिसका नाम क्या रहेगा भाई आपका, पारसडोह डैम रहेगा। तो ये पॉइंट आप जो है वो ताप्ती नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो इस नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं। आप गुजरात में अगर जाएंगे तो गुजरात में 2 परियोजनाएं इस नदी में आपको देखने को मिलेगी। एक तो काकरापारा परियोजना है ना, काकरापारा परियोजना। तो ध्यान रखना एक परियोजना कौन सी हो जाएगी इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो काकरापारा परियोजना हो जाएगी। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसी में आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो है एक बंदरगाह, सव्वाली बंदरगाह, ध्यान रखना इसी नदी पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सव्वाली बंदरगाह हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई सव्वाली बंदरगाह जो है वो आपका किस नदी पर बना हुआ था। तो सव्वाली बंदरगाह जो है वो ताप्ती नदी पर बना हुआ है या तापी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखना किन किन शहरों से या किन किन क्षेत्रों से नदी निकल रही है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बहेगी। तो ताप्ती नदी में अगर हम पढ़ने वाले शहरों की बात करें तो पहला शहर तो कौन सा हो गया भाई आपका, बैतूल है ना। तो पहला शहर कौन सा हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें बैतूल से आपका बह रही है, ठीक। बैतूल के बाद अगर हम बात करें तो ये नदी आप देखेंगे कहाँ पर आएगी, बुरहानपुर के पास आएगी निकल कर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये नदी फिर कहाँ बहेगी आपकी, बुरहानपुर के पास बहेगी। और अगर हम बात करें तो बुरहानपुर में कहाँ पर, तो नेपा नगर, आपने सुना होगा, नेपा नगर के पास से जो है ये नदी मिलेगी। उसके बाद कहाँ चली जाएगी, वापस जो है महाराष्ट्र, और उसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात चली जाएगी। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भुसावल का नाम सुना है आपने, महाराष्ट्र में है ना। तो ध्यान रखिएगा इसी नदी के किनारे आपका क्या है भाई, भुसावल है, ठीक। तो ध्यान रखना भुसावल किस नदी किनारे बना हुआ है आपका, तापी नदी के किनारे बना हुआ है। सूरत का नाम सुना है, तो भाई ध्यान रखना सूरत भी आपका जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो सूरत भी तापी नदी के किनारे है। तो ध्यान रखिएगा भाई इसी नदी के किनारे क्या है आपका जो है वो सूरत है, ठीक। 2 परियोजनाएं मैंने बताई थी, एक था काकरापारा और दूसरा अगर हम बात करें तो उकाई परियोजना। ध्यान रखिएगा काकरापारा और उकाई जो है वो किस पर बनी हुई है, तापी नदी पर बनी हुई है। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई भाई, तापी नदी हो गई। चलिए आगे बात करते हैं है ना। अगली जो आपकी नदी हो जाएगी या आपका जो अगला रिवर सिस्टम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, वैनगंगा रिवर सिस्टम, ठीक। चलिए या गोदावरी सिस्टम हम पहले देखें क्योंकि वैनगंगा जो है वो किसका पार्ट है, अगर हम देखें तो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो भाई महाराष्ट्र में एक नदी है जिसका नाम क्या है, गोदावरी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी हो गई आपकी, गोदावरी नदी हो गई। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो भाई महाराष्ट्र जिले से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक, और नासिक में भी कहाँ से अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की या पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत की क्या हो जाएगा, सबसे लंबी नदी हो जाएगा, बड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन नदी की जो आपकी लंबाई है उसमें हम नापते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, सबसे लंबी नदी है। और इसको जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको
दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी जो है वो कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी तो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, हमको मध्य प्रदेश में देखना है। तो मध्य प्रदेश में इसके अगर हम मेन नदी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, आपका वैनगंगा नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए अब वैनगंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है भाई, गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वैनगंगा की अगर हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है। इसको एक मैप में देख लेते हैं, इस नदी तंत्र को पूरा एक मैप में जो है वो हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ से बह रही है आपकी कौन सी भाई, गोदावरी नदी मान के चलिए। ये इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी हो गई, वैनगंगा। अब वैनगंगा नदी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे वैनगंगा नदी जो है वो निकल कहाँ से रही है, सिवनी जिले से। और सिवनी जिले में भी कहाँ से भाई, अगर हम बात करें मुंडारा गांव से। भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो कहाँ से भाई, आपके पारसवाड़ा के पठार से निकल रही है। कुल लंबाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 570 किलोमीटर क्या हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी। समाप्ति होगी किसमें भाई, महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी में मिलेगी। तो ये पॉइंट पहले पढ़ लीजिए, इसको फिर हम मैप में देखेंगे। ठीक, अन्य नाम की बात करें तो इसको वैन्या, बैवा और दिदिया कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। सहायक नदियों में बावनथड़ी, बाघ, थावर, है ना। फिर इसके बाद आपका कान्हन नदी हो गई, ये सारी क्या हो जाएंगी, इसकी इंपॉर्टेंट नदी हो जाएंगी सहायक नदियों में। ये सिवनी और बालाघाट से बहती है, इसको ध्यान रखिएगा। मेनली इसका फ्लोशेड जो है वो आपका बालाघाट में इसका नाम जो है वो ज़्यादा चलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको सिवनी जिले की क्या कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है, या सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, आगे जो है ये जाकर वर्धा और वैनगंगा आपस में मिल जाती है और उसको क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। और उसके बाद ये जाकर किससे मिल जाती है भाई, आपका गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो अब इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो हमने देखा कि भाई आपका सिवनी जिला है। ठीक, सिवनी जिले से अगर हम बात करें, यहाँ पर जिला कौन सा हो जाएगा आपका, सिवनी जिला। सिवनी जिले से अगर हम बात करें तो ये नदी निकलेगी, है ना, और सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकलेगी और उसके बाद जो है वो कहाँ बहेगी, आपका दक्षिण की ओर बहना जो है वो चालू कर देगी। ठीक, तो ध्यान रखना इस पॉइंट का नाम क्या है जहाँ से निकल रही है, तो इस पॉइंट का नाम ध्यान रखिएगा। ये नदी निकल रही है आपका कहाँ से, जो है वो मुंडारा गाँव से निकल रही है। तो ध्यान रखिएगा मुंडारा गाँव, या अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, आपका पारसवाड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के पास हो जाएगा, है ना, और पारसवाड़ा कहाँ हो जाएगा, आपका सिवनी में हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये कहाँ मिल जाएगी, आपका जो है वो गोदावरी नदी में जाकर जो है वो मिल जाएगी। फिर हमने देखा कि इसकी लंबाई लगभग 570 किलोमीटर है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगली इसकी जो सहायक नदी इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी हो गई भाई, आपकी वर्धा नदी। तो इसमें एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम क्या है भाई, वर्धा नदी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक सहायक नदी कौन सी हो गई, वर्धा हो गई। अब ध्यान रखना महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, जब वर्धा और कौन सी मिल जाएगी, अगर हम बात करें वर्धा और वैनगंगा मिल जाएगी, तब यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्राणहिता पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि भाई वर्धा और वैनगंगा का संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है। तो फिर ये प्राणहिता के नाम से क्या होगी भाई, आगे बढ़ेगी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चंदन नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा इसकी एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चंदन नदी हो गई। एक कौन सी हो गई भाई, आपकी वर्धा हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, कान्हन नदी हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक नदी आपकी आकर और मिलेगी जिसका नाम है आपका कान्हन नदी। और कान्हन में आकर कौन सी मिल जाएगी, पेंच नदी आकर मिल जाएगी। ठीक, तो इस नदी का नाम ध्यान रखना, ये नदी कौन सी हो गई भाई, कान्हन नदी हो गई। और इसके बाद इस कान्हन नदी में एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, पेंच रिवर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो
वैनगंगा नदी निकलेगी कहाँ से, मुंडारा गांव सिवनी से निकलेगी। बालाघाट बहते हुए कहाँ आ जाएगी भाई आपका जो है वो महाराष्ट्र में चली जाएगी। भंडारा के पास जो है वर्धा नदी उससे मिलेगी, उसका नाम हो जाएगा आपका प्राणहिता, और उसके बाद जो है वो जाकर गोदावरी नदी में मिल जाएगी। प्रमुख सहायक नदियों में वर्धा जो है वो ध्यान रखिएगा, है ना। मंडला की ओर से एक नदी निकल कर आएगी जिसका नाम है बावनथड़ी, ठीक। तो एक नदी का नाम क्या ध्यान रखिएगा भाई, बावनथड़ी नदी ध्यान रखिएगा, चलिए, है ना। तो एक नदी कौन सी हो जाएगी इसकी इंपॉर्टेंट, बावनथड़ी नदी हो जाएगी। तो ये क्या है भाई, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अब इसके बारे में कुछ और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, इस नदी पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर बनाई गई थी कहाँ पर, बालाघाट में, ठीक। तो ध्यान रखना इस नदी पर अगर हम बात करें तो इस नदी पर एमपी की क्या बनाई गई थी, एमपी की प्रथम नहर बनाई गई थी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जिसको वैनगंगा नहर कहा गया, और कब बनाई गई थी, तो 1923 में बनाई गई थी, ठीक। इसी में अगर हम बात करें तो इसी नदी में जो है आपका एक बांध बना हुआ है जिसको भीमगढ़ कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना भीमगढ़ बांध कहा जाता है, और ये भीमगढ़ बांध को जो है वो संजय सरोवर के नाम से भी जानते हैं। तो भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा मड डैम माना जाता है, या एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको एशिया का सबसे बड़ा जो है वो क्या माना जाता है, मिट्टी का बांध माना जाता है। तो ये पॉइंट किसके बारे में ध्यान रखिएगा, भीमगढ़ बांध के बारे में, या अगर हम बात करें संजय सरोवर के बारे में, ठीक। तो ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इस वैनगंगा नदी का उल्लेख जो है वो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में भी है ना। तो पेंच का भी उल्लेख है उसमें, और साथ ही साथ में वैनगंगा का भी उल्लेख है। तो भाई ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख किस में मिलेगा, तो भाई ध्यान रखना इसका उल्लेख जो है वो हमको मिलेगा जंगल बुक में, ठीक। इसके बाद हमने बात किया था कि भाई इसका अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नामों में अगर हम बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा दीदी है ना। जब भी ये दीदी है नाम लेता हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ जाता है ना। मतलब ना कुछ होते हैं कि अद्भुत बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड होते हैं। तो मैंने प्रश्न दिया था, मैंने क्या कहा 3 नंबर में बेतवा की जगह मैंने उसका अन्य नाम लिख दिया, है ना, और मैंने उसमें लिखा दीदी है। अब उस बच्चे को आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना, तो उसने क्या लिख दिया, नीचे प्रश्न था दीदी है, उसने लिखा हाँ है ना। और समझे, उसने दीदी है को क्या पढ़ा, दीदी है, उसने नीचे लिखा हाँ है। तो कई ऐसे तेजस्वी बालक भी जो है वो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना, और हो सकता है वो आप में से कोई एक हो। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब इसका संगम कहाँ होता है, तो भाई ध्यान रखना ये नदी जो है वो कालेश्वरम, ठीक। और ये कालेश्वरम कहाँ पर है, ध्यान रखना तेलंगाना में, ठीक। तो तेलंगाना में जाकर किससे मिल जाती है भाई, अगर हम बात करें तो कालेश्वरम तेलंगाना में जाकर गोदावरी से जो है ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। इसकी एक सहायक नदी आपने देखी है बावनथड़ी, और बावनथड़ी में भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, राजीव सागर। तो ध्यान रखना कि भाई संजय सागर या संजय सरोवर जो है वो भीमगढ़ में है, और बावनथड़ी में क्या हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें तो आपका राजीव सागर हो जाएगा। हालांकि सारे बांध अभी जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे तो सारे डैम्स का क्या बनाएंगे, एक पूरा मैप बनाएंगे, तो उसमें आपका जो है देखते हुए चीज़ों को चलेंगे, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसी नदी पर अगर हम बात करें तो एक आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक। अगर हम बात करें इसी नदी में आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, कहाँ पर भाई, बालाघाट में देखने को मिलेगा। और इस वाटरफॉल का नाम क्या है, तो ध्यान रखना गांगुलपारा, है ना। तो ध्यान रखिएगा गांगुलपारा वाटरफॉल जो है वो वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर बना हुआ है अगर हम बात करें तो बालाघाट में जो है बना हुआ है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, तो लगभग इसके बारे में हमने जो है वो आपका सब चीज़ें देख लिया है। अन्य नाम में ध्यान रखिएगा वैन्या, बैवा और दीदी है जो है इसके अन्य नाम है। तो भाई एक नाम इसका वैन्या है, एक नाम क्या है इसका बैवा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर आपका जो है वो वैनगंगा नदी क्या हो गई भाई, आपका समाप्त हो जाती है, ठीक। अब इसमें
एक नदी हमने और देखी जिसका नाम क्या है, वर्धा नदी, है ना। तो हमने कौन सी नदी देखी भाई, आपका वर्धा नदी देखी है। तो इस वर्धा नदी को भी हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। ये वर्धा नदी कहाँ से निकलेगी, तो भाई ध्यान रखना, ये जो आपकी वर्धा नदी निकल रही है ये निकलेगी आपकी बैतूल मुल्ताई से। तो कहाँ से निकलेगी भाई, ये ध्यान रखना आपका मुल्ताई बैतूल से निकलेगी। और अगर हम बात करें वहाँ पर भी कहाँ से निकलेगी, तो वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आपका जो है वर्धन शिखर आपका एक है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा वर्धन शिखर है जहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, आपके वर्धा नदी निकलेगी। तो वर्धन पर्वत से निकली है या वर्धन शिखर से निकली है, इसलिए इसको क्या कहा गया, आपका वर्धा नदी जो है वो कहा गया, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो कुल लंबाई लगभग 525 किलोमीटर है, उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, आपका वर्धा नदी की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमने वैनगंगा के बारे में देख लिया, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो आपने पवनार आश्रम सुना है, इतिहास में पढ़ा होगा, पवनार आश्रम वर्धा के किनारे था, है ना। तो ध्यान रखिएगा पवनार आश्रम अगर हम बात करें, या जिसको सेवाग्राम के नाम से भी जाना जाता था, ये कहाँ पर है भाई, ध्यान रखिएगा आपका वर्धा नदी किनारे। पवनार आश्रम गांधी जी संबंधित था ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा पवनार आश्रम अगर हम बात करें या बात करें किसकी भाई, आपके सेवाग्राम आश्रम की बात करें, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे भाई, वर्धा नदी के किनारे मिलेंगे, महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए और अगर हम बात करें तो वर्धा एक जिला भी था जो हमने किसको दिया था, तत्कालीन बम्बई को जो है वो आपका दिया था 1956 में। आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा इसको जो है, इसकी 2-3 सहायक नदियां ध्यान रखिएगा। एक है इसकी सहायक नदी अगर हम बात करें तो एक है हिर्री नदी और दूसरी है जाम। तो ध्यान रखिएगा हिर्री और जाम क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, प्राणहिता के बारे में, ठीक। चलिए तो अगर हम बात करें किसके बारे में, प्राणहिता नदी के बारे में बात करें, तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि प्राणहिता नदी कहीं से उद्गमित नहीं होती है, बल्कि क्या है, प्राणहिता मतलब क्या हो गया, प्राणहिता का मतलब हो गया वैनगंगा, और वैनगंगा के साथ कौन सी नदी भाई, आपका वर्धा नदी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक किताब है, एक उपन्यास है आनंद नीलकांतन का, जिसका नाम है आपका शिवगामी, ठीक। अगर हम बात करें तो राइज ऑफ शिवगामी, जो आपने बाहुबली मूवी देखी है ना, वो उसी उपन्यास से बनी है। तो एक उपन्यास है कौन सा, अगर हम बात करें एक नोवेल है जिसका नाम है आपका राइज ऑफ शिवगामी, ठीक, राइज ऑफ शिवगामी, ठीक। और किसकी है भाई ये किताब, अगर हम बात करें तो एक राइटर हैं जिनका नाम है आपका आनंद नीलकांतन, और उसमें भी अगर हम बात करें तो प्राणहिता नदी का उल्लेख जो है वो किया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा उसमें प्राणहिता नदी का उल्लेख किया गया है। और बाहुबली ध्यान रखिएगा किस नोवेल पर आधारित है, आपका इसी नोवेल पर आधारित जो है वो क्या है भाई, एक मूवी बनी हुई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्राणहिता के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हमने देखा एक नदी पेंच नदी, है ना। हम बात करते हैं किसकी भाई, ये हो गई आपकी पेंच नदी। और पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो भाई पेंच नदी ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ अगर हम बात करें तो पेंच नेशनल पार्क से बहती है। हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेंच के नाम से क्या है भाई, नेशनल पार्क भी है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो निकलती कहाँ से, ये निकलती है छिंदवाड़ा ज़िले से, और छिंदवाड़ा ज़िले के अमरवाड़ा पठार से निकलती है। तो ध्यान रखना उद्गम कहाँ से होगा भाई, इसका आपका अमरवाड़ा पठार, ठीक। तो ध्यान रखिएगा उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है, आपका अमरवाड़ा के पठार से निकल रही है। और ये कहाँ पर है भाई, अगर हम बात करें तो आपका छिंदवाड़ा में है, ठीक। चलिए तो ध्यान रखना अमरवाड़ा का पठार, छिंदवाड़ा से नदी निकलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये जो है आपका लगभग 274 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था हमको सभी नदियों की लंबाई याद नहीं करनी है,
जो इम्पॉर्टेंट है केवल उन नदियों की लंबाई हम जो है वो क्या करेंगे भाई, याद करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो भाई ये आपका किस में जाकर मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा इसकी समाप्ति कहाँ पर होगी, तो इसकी समाप्ति जो है वो कान्हन नदी में होगी। तो महाराष्ट्र में जाकर जो है ये किस में मिल जाएगी, कान्हन नदी में जाकर मिल जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखना ये महाराष्ट्र में जाकर किस में मिल जाएगी भाई, कान्हन नदी में जाकर जो है वो मिल जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसी पर आपका जो है छिंदवाड़ा में एक डैम बना हुआ है जिसको कहा जाता है आपका मचगोरा बांध। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मचगोरा बांध इस पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना हुआ है, तो भाई ध्यान रखिएगा पेंच नदी पर बना हुआ है छिंदवाड़ा में। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गोदावरी नदी तंत्र जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई जो वैनगंगा नदी है, इस वैनगंगा नदी की अगर हम बात करें तो वैनगंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, सिवनी की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई जो वैनगंगा नदी है ये क्या है भाई, आपका सिवनी की जीवन रेखा है ना। तो ध्यान रखिएगा सिवनी की क्या है भाई, जीवन रेखा है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया कि ये मेन रूप से आपका जो है बालाघाट में बहती है, लेकिन जीवन रेखा किसकी अगर हम बात करें तो भाई सिवनी की है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है कुलबेहरा नदी को, है ना। तो कुलबेहरा नदी आपकी एक है, इसको क्या कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा इसको जो है वो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है ना। तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मैप को एक बार देख लीजिए पूरा, कुछ अगर पॉइंट छूट गया हो तो उसको लिख लीजिए, है ना। ये आपका गोदावरी नदी तंत्र लगभग हो गया है, तो इसमें फिर हम आपका आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए बढ़े आगे। गंगुलपारा वाटरफॉल है ना, ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपका वाटरफॉल है, जलप्रपात है ना। चलिए और इसका अलग से मैप हम बनाएंगे, सारे वाटरफॉल मध्य प्रदेश के हम देखेंगे, है ना। चलिए तो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका वही रहेगा। चलिए ये है आपका वैन्या, है ना। दीदी है हो गया, वैन्या हो गया और बैवा हो गया। ये इसके क्या है भाई, आपके अन्य नाम है ना। अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा नदियों वाला तो मैं आपको ये वाली PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें सारी चीज़ें लगभग लिखी हुई हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो वर्धा नदी हमने यहाँ पर देख लिया, लगभग वर्धा नदी के बारे में सारी चीज़ें। पेंच नदी के बारे में भी लिखा हुआ है ना। चलिए अगली नदी कौन सी हो जाएगी भाई, माही नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आदिवासी गंगा के नाम से। और जो जोहिला नदी थी ना, जिसको हमने पढ़ा था कल, कहानी पढ़ी थी, उस जोहिला नदी को आदिवासी नदी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा वैसे अगर हम देखा जाए तो उस जोहिला, क्योंकि मैंने आपको बताया जोहिला क्या थी, एक आदिवासी लड़की थी, है ना। तो उस जोहिला को भी आपका आदिवासी जो है वो आपका एक नदी माना गया है। और आदिवासी नदी या आदिवासी गंगा के नाम से हम किसको जानते हैं, आपका माही को जानते हैं। पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखिए अगर हम बात करें तो ये माही नदी भी क्या है, आपका एक पूरा तंत्र है। और माही नदी तंत्र कैसा है तो इसको भी हम देख लेते हैं। माही नदी जो है वो निकलती है कहाँ से भाई, आपका मेहद झील से। तो ध्यान रखिएगा मेहद झील नामक आपका जो मेहद झील है ये कहाँ पर है भाई, आपका सरदारपुर में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सरदारपुर में मेहद झील है। और ये सरदारपुर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना आपका धार में। ठीक, इस मेहद झील से जो है वो कौन सी नदी निकलेगी, अगर हम बात करें तो माही नदी निकलेगी, मध्य प्रदेश में बहेगी। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, राजस्थान। और राजस्थान के बाद वापस आपका कहाँ चली जाएगी भाई, गुजरात चली जाएगी। और गुजरात में ये आपका खंबात की खाड़ी में क्या होगी भाई, समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा खंबात की खाड़ी या अरेबियन सी में जाकर जो है ये मिल जाएगी। तो माही नदी के बारे में ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे अगर हम बात करें तो 3 राज्यों से ये बहती है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे 3, तो पहले मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हमने देखा कि भाई किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है वो महती एक अलग हो गया, पृथ्वी की पुत्री हो गया, और मेन क्या मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, आदिवासी गंगा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 3 राज्यों में जो है बहती है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस नदी के बारे में ये है कि ये नदी जो है वो कर्क रेखा को जो है वो 2 बार क्रॉस करती है ना। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी नदी है ये क्या करती है भाई, जो कर्क रेखा है। ठीक, ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है, जिसको हमने देखा था आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, या जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, इस कर्क रेखा को क्या करती है भाई, 2 बार क्रॉस करती है। और इस मामले में क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, चलिए, तो ध्यान रखना, कर्क रेखा को क्या करेगी भाई, 2 बार क्रॉस करेगी। 3 नदियां ध्यान रखिएगा, एक का अगर हम बात करें, 3 नदियों में एक नदी जो है जो 0 डिग्री को क्रॉस करती है ना। 3 नदियां इंपॉर्टेंट है, एक जो 0 डिग्री को क्रॉस करेगी, दूसरा जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, या जिसको हम क्या कहेंगे आपका कर्क रेखा, इसको क्रॉस करेगी, और तीसरी जो मकर रेखा को क्रॉस करेगी। तो भाई ध्यान रखिएगा, कांगो नदी है ना, कांगो नदी ये जो है आपका किसको क्रॉस करती है, 0 डिग्री को 2 बार क्रॉस करती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क रेखा को जो है वो कौन सी नदी क्रॉस कर रही है भारत में, माही नदी कर रही है ना। तो माही नदी कर्क रेखा को क्रॉस करेगी। और अगला हो जाएगा आपका 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, या जिसको हम क्या कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी क्रॉस करेगी भाई, आपका लिम्पोपो नदी क्रॉस करेगी, है ना। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना भाई, एक हो गई जो है माही नदी, दूसरा हो गई कांगो नदी, तीसरा हो गई लिम्पोपो नदी। 0 डिग्री को कांगो नदी क्रॉस करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को माही नदी क्रॉस करेगी, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा उसको कौन सी नदी क्रॉस करेगी, लिम्पोपो नदी क्रॉस करेगी। 3 नदियां विश्व के हिसाब से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, ये जो है वो किसको क्रॉस कर रही है भाई, आपका कर्क रेखा को क्रॉस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी, ये अगर आप देखेंगे तो एक साउथ अफ्रीका में हो गई है ना, साउथ अमेरिका में। और आपका जो कांगो नदी है ये 0 डिग्री, कांगो जायरे आपका एक स्टेट है, एक प्रांत है अफ्रीका में, है ना। तो वहाँ पर क्या है भाई, अगर हम बात करें आपका कांगो नदी बहेगी, और लिम्पोपो नदी जो है वो आपका कहाँ पर है, अगर हम देखें तो अफ्रीका में ही नीचे अगर आप देखेंगे जो साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है ना, उसी के पास से अभी कौन सी नदी बहेगी, लिम्पोपो नदी जो है वो बहेगी। ठीक, चलिए बात करते हैं आपका आगे, है ना। तो कर्क रेखा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। कर्क रेखा से क्या है भाई आपका ये 2 बार क्रॉस करती है, इसीलिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। इसकी सहायक नदियां ध्यान रखिएगा, लड़की, कून और पानम। इसके अलावा और भी हम सहायक नदियां देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसकी एक सहायक नदी आपको जो है वो कौन सी दिखेगी, एराव नदी दिखेगी, है ना। तो इसकी एक सहायक नदी ध्यान रखना, कौन सा भाई, एराव नदी। इसके बाद आपको जो है इसकी एक सहायक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जाखम। एक सहायक नदी सोम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक जो नदी है वो की सोम हो गई, दूसरी कौन सी हो गई आपकी जाखम हो गई, तीसरी कौन सी हो गई अगर हम बात करें तो एराव हो गई। इसके बाद अनास ध्यान रखिएगा और मोरेन ध्यान रखना। ठीक, चलिए ये ध्यान रखिएगा, सोम और जाखम जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, सोम और जाखम जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर जो है वो मिलती हैं। चलिए, है ना। फिर मैंने आपको कौन सा बताया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है 2 नदियाँ इसकी और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। एक नदी कौन सी हो गई भाई, अगर हम बात करें तो मोरेन नदी हो गई, और दूसरी आपकी अनास नदी हो गई। तो ध्यान रखना, एक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, मोरेन हो जाएगी, और दूसरा अगर हम बात करें तो अनास नदी हो जाएगी। ये दोनों नदी क्या है भाई आपकी इसमें आकर मिलती हैं। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था कि भाई जब चंबल नदी हमने देखा था तो चंबल नदी में हमने देखा था कि भाई बनास हो गया, सीप हो गया, और चंबल जहाँ पर मिल रही है उसको हम त्रिवेणी संगम कह रहे हैं। और कौन सा त्रिवेणी संगम था भाई आपका,
रामेश्वरम त्रिवेणी संगम था। ऐसे ही जहाँ पर ये आपकी नदी आकर मिलती है, तीनों नदी आकर मिलती है, इसको वेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, जहाँ पर ये तीनों नदी आकर मिल रही है इसको क्या कहा जाता है, आपका वेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो हर वर्ष क्या लगता है भाई, आपका एक मेला आयोजित होता है। ठीक, इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक परियोजना ध्यान रखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है, आपका माही बजाज सागर परियोजना। ठीक, चलिए, तो माही बजाज सागर परियोजना ध्यान रखिएगा, या कई बार केवल आपको बजाज सागर या जमुना बजाज सागर आ जाता है, तो ध्यान रखना किस नदी पर बनी हुई है, माही नदी पर जो है ये परियोजना बनी हुई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई वेणेश्वर में आपका मैंने बताया एक मेला लगता है। ठीक, तो वेणेश्वर में ध्यान रखना एक मेला लगता है, और इस वेणेश्वर संगम मेला को ध्यान रखना, वेणेश्वर मेला को जो है वो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखना कि इसको क्या कहा जाएगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाएगा। और मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पर भील आदिवासी आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई माही नदी आपका जो है वो लगभग आदिवासी क्षेत्रों से ही क्या है आपका बहेगी, इसीलिए यहाँ पर भील आदिवासी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, आदिवासियों की गंगा जो है वो कहा जाता है ना। आगे अगर हम बात करें तो इसको जो है महती के नाम से ध्यान रखिएगा, महती के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की पुत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, और आदिवासी गंगा तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलिए, तो भाई ध्यान रखना, एक सहायक नदी इसकी सोम लिख लेना, एक सहायक नदी इसकी कौन सी लिख लेना, चाप लिख लेना। तो ये आपके क्या है भाई, अगर हम बात करें माही नदी तंत्र जो है वो आपका हो गया। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला कौन सा है भाई, अगला जो है वो आपका हो जाएगा महानदी तंत्र, सबसे छोटा नदी तंत्र है ना। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्या है भाई, एक तरीके ड्रेनेज सिस्टम में अपवाद तंत्र है, और ये कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से जो है एक नदी निकलती हसदेव, है ना। अब देखो क्या है, इसका नाम तो वैसे क्या है, अगर हम बात करें तो हसदेव नदी है ना, लेकिन अब इसको जो है वो आपका हसदो नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हसदेव आ जाए या हसदो आ जाए, दोनों क्या है भाई आपका एक ही बात है। और भाई ये कहाँ बहेगी आपका जो है वो, अगर हम देखें तो ये पूर्व में आपका जो है बहेगी, दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए जाकर किस में मिल जाएगी, महानदी में मिल जाएगी। तो ये किसका आपका सिस्टम है भाई, महानदी तंत्र का हिस्सा है। इसके बारे में और ज़्यादा हमको नहीं देखना है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई हम देखते हैं कि नदियों की अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है ना। कभी अगर मान के चलिए MPPSC के मेंस के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और देखिए कुछ याद नहीं करना होता। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया, हमारा दिमाग क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, भाई क्या ही लिखे, भाई क्या लिखोगे, जो है जो आप एक सामान्य व्यक्ति देख सकते हैं। अभी जब आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो ऐसा है ही नहीं जो हमको ना पता हो। बस क्या है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि भाई हमको नहीं आ रहा है, या हम जो है उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, एक ये समस्या रहती है। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो भाई इसके बारे में ताप्ती नदी के बारे में हमने देख लिया, सारी नदियों के बारे में हमने देख लिया, महानदी के बारे में देख लिया। अब केवल क्या देखना है, उनका महत्व देखना है। चलिए, तो सबसे पहला महत्व क्या हो गया, आप देखेंगे जितनी भी सभ्यताएं, जितने भी सिविलाइजेशंस आपके हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वो किसके किनारे है भाई, नदियों के किनारे। तो हम ये कह सकते हैं कि सभ्यताओं के विकास में जो है वो नदियों का बहुत बड़ा रोल है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु और सहायक नदियों के किनारे है। मिस्र की सभ्यता आप देखेंगे तो भाई नील नदी के किनारे आपकी क्या हुई, पूरी डेवलप हुई है। तो सभ्यताओं के विकास में सिविलाइजेशन और नगरों के विकास में ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महत्व किसका होता है, आपका जो है वो नदियों का होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो सस्ते और किफ़ायती अगर हम देखें तो आपका अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट या सस्ते ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ हो सकता है ना। तो जैसे मान लीजिए आप प्रायद्वीपीय भारत में तो नहीं, लेकिन जो उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं उसमें भी आपका जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटर हाईवेज बने हुए हैं, है ना। सस्ता साधन है भाई, जैसे मान के चलिए कि आपको जो है वो नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा आसानी से, ज़्यादा जो है डीजल वगैरह नहीं लगेगा।
है ना, नदियों के बहाव के कारण भी क्या होता है भाई, अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक सस्ते परिवहन के रूप में क्या है भाई आपका काम करता है ना। जैसे मान के चलो कि भाई आप हैं इलाहाबाद में, आपको जो है चिट्ठी पहुंचानी है कहाँ, पटना में, है ना। तो आपने एक नाव बनाई, नाव में लिख दी चिट्ठी, है ना, और सामने वाले को बता दिया, भाई सामने वाला जो है डेली इंतज़ार कर रहा है कहाँ पर, पटना में, कि हाँ भाई एक नाव आएगी लाल रंग की, उसमें चिट्ठी होगी। तो क्या है, आराम से बहते हुए ना। जैसे मान लो आपको भाई कहाँ, जबलपुर से कहाँ आना है, मान के चलिए कि भाई जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो देखने जाना है। आपके पास पैसा नहीं है, क्या करना, केवल गंगा में डुबकी लगा देना, बहते बहते कहाँ पहुँच जाओगे, वहीं पहुँच जाओगे। तो बिना पैसे के पहुँच जाओगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या है भाई, एक आसान माध्यम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो नदियों का किसी भी देश की या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। तो भाई किसी भी देश या किसी देश में या शहरों में जो सभ्यता का विकास होता है वो कहाँ होता है, नदियों के किनारे होता है। सस्ते और किफ़ायती यातायात के रूप में क्या है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। नदी होगा तो पर्यटन भी होगा। आप देखेंगे नदियों के किनारे मेले लगते हैं, और मेले लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है भाई, आपका पर्यटन होता है। शिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है, नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे मेले लगते हैं। आप देखेंगे होशंगाबाद वाले क्षेत्र में, आप देखेंगे नरसिंहपुर में, आप देखेंगे महेश्वर में क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपकी नदियाँ होंगी तो जल की आपूर्ति होगी, और जल की आपूर्ति के लिए अगर हम बात करें, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होती है या जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि नदियों के आसपास आपको क्या देखने को मिलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे, चाहे आप इसको प्राचीन समय से ही देखते हुए आएँ। ठीक, तो जितने भी बड़े शहर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे भाई, नदियों के किनारे मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें तो भाई कृषि में सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। अगर हम देखें तो भाई आपका कृषि में क्या होगा, इसका मेनली आपका प्रयोग होगा कृषि में सिंचाई के लिए। तो नदी के किनारे अगर मान लीजिए खेत है तो वहाँ से हमने क्या किया भाई, आपका जो है वो पंप चलाया, और उसके बाद आपका जो है वो क्या हो गया भाई, सिंचाई हम कर सकते हैं। इसके बाद उपजाऊ मृदा के निर्माण में योगदान। नदी में बाढ़ आई, अपने साथ अब बाढ़ आया तो भाई बाढ़ की पानी जो है वो आपका आसपास के एरियो में फैल गया। जब बाढ़ का पानी उतरा तो अपने साथ नई मिट्टी को क्या किया भाई, आपका छोड़ गया, और पुरानी मिट्टी को बहाकर ले गया। इससे मिट्टी क्या होगी, बार बार आपकी नई होती जाएगी, और नई मिट्टी होती जाएगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मत्स्य उद्योग, है ना, मछली पालन में इसका काम आ सकता है। इसके बाद भाई आपका जल और तापीय ऊर्जा उत्पादन, है ना। एक होता है आपका हाइड्रो पावर, एक होता है थर्मल पावर, है ना। हाइड्रो पावर मतलब क्या हो गया आपका जल ऊर्जा, और दूसरा अगर हम बात करें आपका तापीय ऊर्जा। दोनों में जल का प्रयोग होता है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों में जल का प्रयोग होता है। बस अंतर क्या है कि जो आपकी जल ऊर्जा होती है, इस जल ऊर्जा में एक टरबाइन होता है, और इस टरबाइन में अगर हम बात करें तो भाई आपका पानी को गिराकर क्या की जाती है, विद्युत पैदा की जाती है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी जल विद्युत केंद्र होंगे इनकी क्षमताएं कम होंगी। और दूसरा थर्मल होता है। थर्मल में क्या होता है, या तापीय विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि भाई आप देखेंगे कोयले का प्रयोग होता है, और इसमें कोयले से जो है वो ऊर्जा नहीं बनती है, ध्यान रखना, कोयले का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका जल प्रयोग होगा, है ना। एक कंटेनर होगा जिसमें आपका पानी गर्म होगा, और इस पानी को गर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे भाई, आपके कोयले का यूज़ करेंगे। तो कोयले से पानी गर्म हुआ, इससे क्या होगा कि अगर हम बात करें एक स्टीम या भाप बनेगी, और ये भाप एक कंटेनर में इकट्ठी होती जाएगी, और प्रेशर से क्या करेगी, एक टरबाइन को घुमाएगी। आपने देखा ना, कुकर, आपने जब भी चावल वगैरह बनाते हैं कुकर में कुछ चीज़ पकाते हैं तो अंदर क्या होती है, आपकी भाप इकट्ठी होती है, और उसके बाद क्या करती है, सीटी को एकदम से प्रेस करती है, तो उसके अंदर पावर बहुत होती है ना। कभी आप किसी बड़े बर्तन में जो है वो प्लेट ढक देंगे और अंदर पानी गर्म हो रहा होगा तो कुछ देर में प्लेट आपकी वाइब्रेट करने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, अंतर केवल इतना है, यहाँ पर जो है टरबाइन को घुमाया जाता है सीधे पानी से, और यहाँ पर टरबाइन को घुमाया जाता है किससे भाई, आपका भाप से, है ना। और इसके अगल बगल आपका एक मैग्नेट लगा होता है, उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ताप और जल में क्या है आपका ये अंतर है, पता होना चाहिए। कई बार आप सुनते हैं थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, सीधे जल का प्रयोग किया जाता है, और थर्मल में क्या आ रहा है, आपका ताप आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ताप के माध्यम से पानी की जो भाप है उसका क्या किया जाता है, आपका प्रयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से टरबाइन को घुमाया
जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपका नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ख़त्म हो। छोटी मोटी जो नदियाँ हैं, जो एक एक लाइन की नदियाँ हैं, वो मैं आपको नोट्स में दे दूँगा, है ना, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। कल से या नेक्स्ट क्लास से आपका जो है हम क्या चालू करेंगे, वाटरफॉल चालू करेंगे। और वाटरफॉल में अगर हम बात करें तो केवल प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसमें हम क्या एक मैप बनाकर जितने भी वाटरफॉल है मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है वो हम देख लेंगे, है ना। तो आपका आगे उस चीज़ को देखेंगे। आज यहीं तक, ठीक, जय हिंद।